हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप एक ही क्लास में कम से कम समय में बिहार बोर्ड की इकोनॉमिक्स की जो बुक है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था, इसका अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे। जैसे हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम इस अध्याय के तहत ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इसके साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित, फिर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, अर्थव्यवस्था का विकास, फिर हम पढ़ेंगे सतत विकास, आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली। फिर पढ़ेंगे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक नियोजन, और अंततः हम लोग पढ़ेंगे बिहार के विकास की स्थिति और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो दोस्तों, आज इन सभी चीज़ों को मैं बस एक टॉपिक में, एक वीडियो में आज सोल्व करूंगा और आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर बीएससीबी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड्स एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा, इस चैप्टर के पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित होगी। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको आगे के जो मेरे वीडियो आने वाले हैं उसमें आपको समझने में काफ़ी हद तक फायदे होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉप EDU हब को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिले। और इसके बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना नहीं भूलेंगे, ताकि आगे आपके लिए हम और भी इससे बेटर वीडियो ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो अगर हम सीधी सी बात करें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था क्या है, समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। लेकिन अर्थव्यवस्था की परिभाषा अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग ढंग से दी है। जैसे ऑर्थर लेविस जो थे, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए हमें अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी जो ऑर्थर लेविस साहब थे, इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की
संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। इस क्रम में ब्राउन साहब के अनुसार, ब्राउन जो थे एक जाने माने प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्री थे, तो ब्राउन का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविकार्जन की एक प्रणाली है। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। ओके, लेकिन अर्थव्यवस्था में होती क्या है, तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ हम पूरी तरह से समझ लेंगे। तो हमने पहले बताया कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब हमें देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रिया के अध्ययन से है जो समाज में होती है, जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक तो मुझे ऐसा है कि आप लोग को अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना। भाई, अर्थव्यवस्था है तो इसकी कुछ संरचना भी होगी। तो अर्थव्यवस्था की संरचना मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना मुख्य रूप से उत्पादन के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। जैसे पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। अतः इसे कृषि क्षेत्र सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। जिस तरह से हम जो प्राथमिक क्षेत्र के अधिकांश वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, इसको ध्यान में रखना कि कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र हम प्राथमिक क्षेत्र को ही कहते हैं। ओके, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती बल्कि उनके माध्यम से निर्मित की जाती है। यानी अगर हम आसानी भाषा में कहें तो खेती करना प्राथमिक क्षेत्र है, जबकि खेती से प्राप्त गेहूं से रोटी बनाना द्वितीयक क्षेत्र है। यानी निर्माण की वह प्रक्रिया घर, कार्यशाला अथवा कारखाने में होती है, अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यानी जिस तरह हम चावल उगाने के बाद चावल पका करके भोजन तैयार करते हैं, तो जो हमने चावल उगाया वो होता है मेरा प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन उससे जो हमने भोजन पकाया वो होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कई उद्योगों को शामिल किया गया है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग एवं बड़े उद्योग। तीसरा आती है भाई तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का जो सहयोग करती है। याद रखना, इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो भी बैंकिंग से संबंधित क्रियाएं होती है तृतीय क्षेत्र में संचालित होती है। तो तृतीय क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में, चूंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें जो भी बातें होगी उत्पादन से रिलेटेड ही होती है। तो जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की उत्पादन में सहायक होती है, जो सेवा देती है,
वही कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत बैंक, परिवहन, आवागमन के साधन, संचार, व्यापार तथा अन्य सेवा आती है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बच्चों ये याद रखना कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक क्षेत्र को सहायक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, या एक और नाम है इनका कि इनको हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। फिर होता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था होती कितनी प्रकार की है। तो उत्पादन के साधनों के मालिकाना हक यानी स्वामित्व के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ये एक बार थोड़ी सी गौर करना कि किसके आधार पर? तो उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के ऊपर। जैसे उत्पादन के साधन क्या क्या है? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन एवं साहस। जो उत्पादन के साधन है, भाई भूमि क्या होती है? तो सीधी सी बात है, हम खेती करते हैं भूमि पे। खेती करने में जो लेबर लगते हैं उसे श्रम कहते हैं, और श्रम के रूप में जो परिश्रमिक हम देते हैं वो पूंजी होती है। और एक लोग नहीं बल्कि कई लोग मिलकर इस कार्य को करते हैं, इसलिए संगठन होता है। इसमें मालिक कोई एक ही होता है जो इसके खर्चे को वहन करता है, इसलिए वो साहस होता है। तो यहां तक आई बात समझ में? चलिए आगे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसका प्रयोग वो निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखिए ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें पूरा का पूरा जो ढांचा है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है, मुख्य रूप से बाजार पर निर्भर होता है। यानी जो उत्पादन के साधन है उसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास हो जाता है। यानी इसके अंतर्गत जो भी फैसले लेने होते उत्पादन से संबंधित, बस एक ही व्यक्ति लेते हैं। कौन? तो जो पूंजीपति होते हैं। चलिए दूसरी तरफ होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के मानने वाले देशों का मानना है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है, जिसका प्रयोग समाज के लाभ के लिए किया जाता है। देखो भाई एक चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक चीज और बताएंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ये तीसरा कड़ी होती है। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। देखो भाई मैंने पूंजीवादी में देखा कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जबकि समाजवादी उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश की सरकार के पास होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। यह व्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्था का मिश्रण है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो आपको सबसे अच्छा जिस देश में आप लोग रहते हो भारत, उसका जीता जागता
नमूना है। ठीक है, चलिए हम एक चीज बात कर रहे थे कि पूंजीवादी, देखिए पूंजीवादी जो लोग होते हैं, जो सरकारें होती हैं, जो राज्य होते हैं, उनका मानना होता है कि उत्पादन में अगर स्वामित्व तो बाजार के पास हो तो जो भी दिक्कतें होगी उसका समाधान बाजार करेगा, जिसके कारण कभी कभी आर्थिक मंदी तक आ जाती है। ये लोग सोचते हैं कि बाजार के जो भी फैसले होंगे वो व्यापारी ही लेंगे, पूंजीपति ही लेंगे, ये अधिक लाभ को बढ़ावा देते हैं। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, भाई जिसमें समाजवादी का मानना है कि पूंजीवादी यानी बाजार कुछ नहीं है, जो भी इकोनॉमी है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके मालिकाना हक पूरे समाज का होना चाहिए, यानी जो भी साधन है उस पर हक पूरे देश का हो। ठीक है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों को मिला के बनी हुई एक अर्थव्यवस्था है। इसमें बाजार का भी नियंत्रण होता है अर्थव्यवस्था में, और निजी व्यक्तियों का भी। तो यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था का विकास यानी डेवलपमेंट। देखिए अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो डेवलपमेंट क्या होती है नहीं, और विकास क्या होता है, लोगों की एक सोच होती है। विकास का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का स्तर ऊंचा करना है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्रियों ने अंतर बताया है। क्या अंतर बताया है, हम इस पे गौर करेंगे। पहला अंतर, आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकासशील देशों के विकास संबंधित अवधारणा है। चलिए यहाँ पे हम रुक करके थोड़ा सा देख लेते हैं विकसित देश और विकासशील देश। देखिए भाई, वैसी देश जिसके पास उत्पादन के सारे साधने पूरी तरह से उपलब्ध हैं और वह देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना चुका है। पूरी तरह से बाजार पूंजीपतियों के हाथ में है, तो इस तरह से इसको विकसित देश कहा जाता है। और विकासशील, भाई जिसमें कृषि का योगदान तो है बट विकसित देशों की अपेक्षा कम है, तो विकासशील देश कहलाते हैं। चलिए आगे है कि आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं, जबकि आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घकाल में स्थिर प्रक्रिया है। तीसरा कारण है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तन होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। आप लोग को मैं एक चीज बताता चलूं कि अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने हो तो आप थोड़ा सा हमको शेयर करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारी जो बातें हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि नहीं, और आपको कितना पहुंच पा रहा है, कितना आपके दिमाग में सेट हो पा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं मौद्रिक विकास। देखिए मौद्रिक विकास का अर्थ होता है कि मुद्रा का विकास किस तरह से हुआ, मुद्रा का जो प्रचलन हुआ किस तरह से मुद्रा प्रचलन में आया, पहले कौन सी विकासें हुई थी। तो सबसे पहले मुद्रा विकास के अंतर्गत मुद्रा के आगमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के
काल को शामिल करते हैं। मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता था और एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी। ये था भाई मुद्रा विकास। आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड का प्रचलन है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करता है तो बैंक इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आजकल एक चीज़ और काफ़ी फेमस हुई है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा कहते हैं, जिसके तहत आप यूपीआई के तहत पैसा यहाँ बैठे बैठे ही कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुद्रा का विकास हम समझेंगे। आगे है कि आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक, यानी अगर कोई भी देश विकास करता है तो उसके माप एवं सूचकांक क्या होते हैं। आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। सपोज डैट किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 1 करोड़ रुपए है और उसकी कुल जनसंख्या 1 लाख है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया है। उसकी प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया के बराबर है। तो यही होती है प्रति व्यक्ति आय। अगर हम कुल राष्ट्रीय आय में से पूरे देश की जनसंख्या से भाग दे दें तो हो जाती है प्रति व्यक्ति आय। अब बता राष्ट्रीय आय में शामिल किसको करते हैं? तो इसमें एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, यानी यहाँ पे जो संरचना के जो तीनों स्तर है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीनों को मिला के उनके मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आई बात समझ में। अब आगे आती है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये 2 आदमी तय करते हैं। एक UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एक है HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कहते हैं कि मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। HDI जीवन आशा सूचांक प्लस HDI बराबर जीवन आशा सूचांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक का औसत HDI, तीनों सूचकों का औसत होता है। पैमाने पर अगर सभी देशों की HDI दर 0 से 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्थिक नियोजन। तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध साधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है।
इन योजनाओं का प्रारूप योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यानी पहले क्या नाम था, योजना आयोग, बाद में इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया। यानी अगर हम देखें तो राष्ट्रीय ENDC का जो गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, ये आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल बनाने के लिए बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं आधारिक संरचना की। तो ये सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल आदि जो देश के आर्थिक विकास का आधार है, आधारिक संरचना कहलाते हैं। बिहार के विकास की स्थिति की अगर हम बात करें, चूंकि हम लोग बिहार में रह रहे हैं तो हम बिहार से संबंधित ही बातें ही करेंगे। तो बिहार के विकास की स्थिति की अगर हम बात करें तो आधारिक संरचना के विकास की दृष्टि से बिहार अन्य विकसित राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। यहाँ की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं दोनों ही बहुत कमजोर है, निम्न स्तर है, जिसके पिछड़ेपन के कुछ कारण हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव। अब ये आधारिक संरचना क्या होती है? तो आधारिक संरचना वो होती है जो हमको आधारभूत रूप में प्राप्त होती है, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, जिसके तहत हमारी राज्य या देश की विकास होती है। फिर होती है कृषि पर निर्भरता। हमारे यहाँ के बहुत से लोग कृषि पर ही निर्भर है। बाढ़ तथा सूखा से क्षति। आजकल हमारे राज्य में दिन प्रतिदिन बाढ़ आ जा रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी क्षति और नुकसान हो रहे हैं। औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग धंधों की कमी है। गरीबी है, भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर इनकम कम होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी, एक परिवार पे लोड ज़्यादा होगा, कमाने वाले कम होंगे, खाने वाले ज़्यादा, तो गरीबी होगी। खराब विधि व्यवस्था, यहाँ की अगर विधि व्यवस्था को भी देखिए तो जनता के हित में नहीं है। कुशल प्रशासन का अभाव, प्रशासन भी कुशल नहीं है। अगर हम एक नज़र गौर करें कि हमने एक तरफ तो देखा कि क्या कारण है पिछड़ेपन की, अब एक तरफ हम देखते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या पर नियंत्रण करके, कृषि का विकास करके, बाढ़ पर नियंत्रण करके, आधारिक संरचना का विकास करके, उद्योग का विकास, गरीबी को दूर। अब भाई इन सभी के विकास अगर डेवलपमेंट होगी तो गरीबी तो दूर हो ही जाएगी। शांति व्यवस्था की स्थापना कर, स्वच्छ ईमानदार प्रशासन की स्थापना कर, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण कर, बिहार के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि एवं कृषि जन्य उद्योगों के विकास से राज्य एवं भारत देश का विकास संभव हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज डेट एक टोकरी में कुछ आम रखे हुए हैं, ये यूँ मान लो आलू रखे हुए हैं, अगर इसमें एक आलू सड़ जाता है तो ये बाकी आलूओं को भी सड़ा देगा। तो इसी तरह है कि अगर एक बिहार की स्थिति सुदृढ़ हो जाती तो इससे हमारे देश की स्थिति भी सुदृढ़ होगी। फिर एक नज़र देखते हैं सतत विकास क्या होती है। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की अवधारणाएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता युगताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता युगताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। एक तरह से कह सकते हैं क्रमिक विकास को ही हम सतत विकास कहते हैं। वैसे विकास जो रुके नहीं, चलती रहे भविष्य की चिंता किए बिना। फिर होता है समावेशी विकास। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया
से समाज के सभी वर्णों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आपके सारे डाउट्स को दूर करूँगा। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। समावेशी विकास, एक बार और हम गौर करते हैं कि सतत विकास और कभी कभी दोस्त बच्चों ये पूछ देता है कि सतत विकास और समावेशी विकास में क्या अंतर है। तो याद रखना कि सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ी को देखे बिना ही तेजी से क्रमिक रूप में होते जाता है, जबकि समावेशी विकास जीवन स्तर के सभी वर्णों को साथ में लेकर पूरे समाज को साथ में लेकर चलने वाली एक विकास की प्रक्रिया है, जिसके लाभ से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रह पाता है। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगते हैं कि मेरे वीडियो अच्छे हैं तो आप एक बार कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग को एक चीज़ बता देता चलो कि इसके नेक्स्ट जो मेरे वीडियो आने वाले हैं वो आपको आएंगे। इस चैप्टर को आपने कितना पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, इसी का मैं एक लाइव सीक्वल टेस्ट लेने वाला हूँ, जो आपको अगली बार मिलने वाली है, जिसका मैं लाइव क्लास दूंगा और इस टेस्ट को लाइव ही अरेंज करने वाला हूँ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें होंगे, जो डाउट्स होंगे उसको मैं आप लोग को डायरेक्टली क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट, धन्यवाद। फिर देखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।